अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 2। और आज के लेक्चर में हम रेजिस्टेंसेस से रिलेटेड बातें करेंगे। ओहम्स लॉ से रिलेटेड बड़ी सारी चीज़ें हैं और उनसे रिलेटेड रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस और कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जो हम आर्टिकल्स के साथ साथ डिस्कस करते चले जाएंगे। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ओहम्स लॉ से आज का हम टॉपिक शुरू करने के लिए जा रहे हैं। ओहम्स लॉ क्या होता है बेटा? देखें, किसी भी सर्किट में बैटरी की मदद से अप्लाइड किया जाने वाला पोटेंशियल का डिफरेंस और उसकी वजह से बनने वाले करंट के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो ओहम्स लॉ में डिस्कस किया गया। ओहम्स लॉ हमें बताता है क्या? द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। मतलब किसी कंडक्टर के दोनों सिरों के दरमियान आप जो पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई करते हैं उसी ने करंट की वैल्यू को मुकर्रर करना होता है, बताना होता है। और जो करंट और पोटेंशियल का डिफरेंस है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं एज गिवन बाय ओहम्स लॉ। लेकिन कब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे? प्रोवाइडेड, कंडीशन है, फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर शुड रिमेन सेम। मतलब जब आप ओहम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज और करंट में रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो उस वक्त फिजिकल स्टेट का सेम रहना लाजमी है। मतलब अगर टेम्परेचर में वेरिएशंस आने लग जाएंगी, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का सेम रहना मजीद वैलिड नहीं रहेगा, या इनका एक साथ प्रोपोर्शनली चेंज होना मजीद वैलिड नहीं रहेगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को होल्ड करने के लिए फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर और बाकी फैक्टर्स का सेम रहना लाजमी है। और इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है आर, विच इज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ये जो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है, दिस इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ अ वायर। बेटा याद रखिएगा, रेजिस्टेंस कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। हाँ, एक गिवन वायर के लिए कांस्टेंट है। मतलब अगर फर्ज कर लें ये मेरे पास एक एल्यूमिनियम की वायर है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो इस वायर के लिए सेम है। अगर आप कोई और वायर ले आएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी जो उस वायर के लिए सेम रहेगी। सो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ वायर, वायर टू वायर वेरी कर सकती है। ठीक है जी। रेजिस्टेंस होती क्या है? रेजिस्टेंस बेटा जी ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि किसी वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब ये एक ऐसी वायर है जो करंट को आसानी से या चार्जेस को आसानी से पास नहीं होने देगी। सो हायर द रेजिस्टेंस, मोर द ऑपोजिशन टू द फ्लोइंग चार्जेस। अच्छा, रेजिस्टेंस का अगर हम यहाँ से पैरामीटर निकाल लें तो रेजिस्टेंस का फार्मूला अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो वो क्या आता है आपके पास? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। ये पैरामीटर बनेगा। हाउ टू डिफाइन वन ओम? ये देखिए बेटा, अगर मैं ऐसा कहता हूं कि एक सर्किट है जिसमें आपने 1 वोल्ट का पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई किया थ्रू द बैटरी से आपने 1 वोल्ट पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई किया है, जिसके नतीजे में सर्किट से 1 एम्पेयर का करंट गुजरना शुरू हो गया। तो अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से सर्किट में से 1 एम्पेयर का करंट गुजरना शुरू हो जाएगा, तो ऐसी पीस ऑफ वायर की रेजिस्टेंस को 1 ओम कहा जा सकता है, जिसको सिंबॉलिकली ओमेगा के सिंबल से शो किया जाता है। सो 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ पीस ऑफ वायर across which if you apply the potential difference of 1 volt there would be a current of 1 ampere passing through that particular piece of conductor। ये 1 ओम की रेजिस्टेंस है। इसी तरह आप 2 ओम और मल्टीपल ओम्स की रेजिस्टेंसेस को डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। एक और बात याद रखें बेटा जी, अगर हम रेजिस्टेंस का इनवर्स फाइंड कर लें, वन ओवर रेजिस्टेंस, तो एक नया पैरामीटर आता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जी यहाँ पर कंडक्टेंस को शो कर रहा है। दिस इज कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस की यूनिट क्या होंगे? अगर मैं जी की यूनिट्स की बात करूं तो इसके यूनिट्स होते हैं पर ओम में इसको मेजर किया। ये बात आपने याद रखा। मतलब जिस वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा है, डेफिनेटली उसका रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कम होती चली जाएगी। आइए जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। बेसिकली ओम्स लॉ के ऊपर बेस करते हुए हमने जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। एक को ओहमिक मटेरियल बोलते हैं, दूसरे को नॉन ओहमिक मटेरियल बोलते हैं। तो ओहमिक मटेरियल क्या है भाई? देखिए, जो हम करंट और वोल्टेज की बात कर रहे हैं, अगर इनके दरमियान एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए, करंट इज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस, वोल्टेज इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस, और फर्ज कर लें मैं किसी पीस ऑफ मेटल के लिए इसको ड्रॉ कर रहा हूं, मेटेलिक वायर के लिए, किसी में मेटेलिक वायर के लिए, मेटेलिक वायर है और उस मेटेलिक वायर के लिए मैं करंट और वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करने के लिए जा रहा हूं, तो बेटा करंट और वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में आएगी। कैन सी द स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रही है तो इस बात का मतलब क्या है? मतलब आप यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जितना वोल्टेज बढ़ाते हैं प्रोपोर्शनली उतना ही करंट बढ़ जाता है। सो स्ट्रेट लाइन इज शोइंग यू द प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफिक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू वोल्टेज एक्सिस आ रहा है। अगर इस ग्राफ की बेटा जी आपको स्लोप निकालने के लिए कही जाए,
स्लोप निकालने के लिए कही जाए तो स्लोप निकालने का तरीकेकार क्या है, ये देखिए जी। स्लोप निकालने का जनरलाइज तरीकेकार है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, ऐसे निकाला जाता है। तो हमारे पास वाई एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर हमारे पास करंट है, एक्स एक्सिस पर क्या है, एक्स एक्सिस पर वोल्टेज है। तो ये देखें बाय डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, और यहां पर उसके इन्वर्ट लिखा था। तो ये क्या बनेगा भाई, दिस वुड शो यू 1 ओवर रेजिस्टेंस, और 1 ओवर रेजिस्टेंस को आप कंडक्टेंस भी बोलते हैं। कहने से मुराद क्या है कि आईवी ग्राफ की जो स्लोप होती है बेटा वो किस चीज को शो कर रही है, वो 1 ओवर रेजिस्टेंस को शो कर रही है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, या दूसरे लफ्जों में कंडक्टेंस को शो कर रही है। मतलब अगर इस ग्राफ की स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है और कंडक्टेंस ज्यादा है। कंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्लोप, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी। और एक और बात यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है, इस वाले ग्राफ के मुताबिक द स्लोप ओवर हियर इज कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट आ रही है। कांस्टेंट स्लोप का क्या मतलब है, अगर स्लोप चेंज नहीं हो रही तो ना तो रेजिस्टेंस चेंज हो रही है और ना ही कंडक्टेंस चेंज हो रही है। और एक ऐसा ग्राफ जिसमें ना रेजिस्टेंस चेंज होती है ना कंडक्टेंस चेंज होती है बेस्ड अपॉन रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही तो ऐसी डिवाइस को नाम दिया जाता है ओहमिक डिवाइस का, ओहमिक मटेरियल का। क्योंकि स्लोप चेंज होगी तो रेजिस्टेंस चेंज होगी, स्लोप में चेंज नहीं है, रेजिस्टेंस में चेंज नहीं है। अच्छा, इसी चीज से अगर हम आगे बढ़े तो नॉन ओहमिक मटेरियल्स को डिस्क्राइब किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नॉन ओहमिक मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो नॉन ओहमिक मटेरियल्स की डेफिनेशन किस तरह से होती है। देखिए, अगर हमने कहा है कि अगर स्लोप चेंज नहीं होती तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, और ऐसे मटेरियल्स को आप क्या कहेंगे, ओहमिक मटेरियल। तो इसी से मिलती जुलती या इसी के टोटली इनवर्स अगर हम बात करें, नॉन ओहमिक मटेरियल्स की डेफिनेशन आपको मिलेगी कि जिसमें रेजिस्टेंस वेरी कर रही हो, रेजिस्टेंस वेरी कर रही हो, वो नॉन ओहमिक मटेरियल होंगे। तो ग्राफ कैसा होगा, देखिए अगर टंगस्टन फिलामेंट की बात करूं तो इसके लिए आपको जो ग्राफ देखने में मिलता है वो कुछ इस तरह का ग्राफ है। होना तो स्ट्रेट लाइन ही चाहिए था, लेकिन हाई वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर जाकर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन से डेविएट कर जाता है, बेंड कर जाता है, इसलिए इसको नॉन ओहमिक मटेरियल बोला जाता है। अच्छा, डेविएशन आने की वजह से फर्क क्या पड़ेगा, ये देखिए शुरू में जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो स्लोप है, इस स्लोप को मैं S1 बोल देता हूं, और यहां जो स्लोप आ रही है इस स्लोप को मैं S2 बोल देता हूं। अब हमें एक बात पता है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस की तरफ बेंड हो रही हो तो उसकी स्लोप कम होना शुरू हो जाती है, अगर वो वाई एक्सिस की तरफ जा रही हो तो उसकी स्लोप बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हमें बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि जो स्लोप S1 है शुरू में ज्यादा है और बाद में वो रिड्यूस हो गई है, और स्लोप कंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब बेटा जी, शुरू में कंडक्टेंस ज्यादा थी, बाद में कंडक्टेंस कम हो गई थी, और रेजिस्टेंस का स्लोप के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। मतलब शुरू में जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि शुरू में स्लोप ज्यादा है तो शुरू में रेजिस्टेंस कम थी, और बाद में स्लोप कम हो गई है तो बाद में रेजिस्टेंस बढ़ चुकी है। तो कहने से मुराद ये है कि जो हमें रिलेशनशिप सारे के सारे हमने देखने, उसमें स्लोप के हवाले से बातें याद रखनी है कि अगर स्लोप वेरी कर रही है तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में वेरिएशन आ रही है, और अगर रेजिस्टेंस में वेरिएशन आ रही है तो ये नॉन ओहमिक मटेरियल की डेफिनेशन में लाया करेगा। नॉन ओहमिक मटेरियल की एक और एग्जांपल आपके पास सेमीकंडक्टर डायोड, इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इनिशियली उसकी स्लोप बहुत कम होती है, इस तरीके से अप टू 0.7 वोल्ट्स, लेकिन 0.7 वोल्ट के आगे VI कैरेक्टरिस्टिक का जो ग्राफ है ये इस तरीके से मूव करता है लीनियरली, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसकी स्लोप होगी, मे बी यहाँ वाली स्लोप को अगर मैं S1 का नाम दे दूं, और यहाँ पर जो स्लोप आ रही है इसको मैं S2 का नाम दे दूं, तो आप देख सकते हैं कि शुरू में लाइन क्योंकि एक्स एक्सिस के करीब है तो शुरू में इसकी स्लोप कम है, और बाद में आगे जाकर स्लोप बढ़ चुकी हुई है। सो इसी से कोरिलेट करते हुए शुरू में जो कंडक्टेंस G1 है वो कम थी और बाद में कंडक्टेंस बढ़ गई। और अगर यही रिलेशनशिप रेजिस्टेंस के हवाले से लिखना हो, क्योंकि रेजिस्टेंस और स्लोप इस ग्राफ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R1 शुरू में ज्यादा होगी और बाद में स्लोप क्योंकि बढ़ गई है तो बाद में रेजिस्टेंस कम हो चुकी है। सो यू कैन सी दिस रिलेशनशिप, स्लोप का पता चल जाए तो उससे कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के रिलेशंस को बासानी देखा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और रेजिस्टेंस के हवाले से मजीद कुछ बातें देखते हैं। रेजिस्टेंस में वेरिएशंस टेम्परेचर के साथ कैसे आएंगी। बेटा याद रखिए, रेजिस्टेंस में जो आने वाली तब्दीलियां हैं, जो वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ, वो मेटल्स के लिए डिफरेंट तरह से आती है और सेमीकंडक्टर्स के लिए डिफरेंट तरह से आती हैं। क्यों भाई? अगर हम पीस ऑफ मेटल्स की बात करें, जितनी भी वायर्स हैं हम जिनको करंट के पासेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन वायर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि मेटल्स हैं तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही होते हैं।
जब आप इनका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं मेटल्स का, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इनमें मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन मोशन बढ़ जाती है, और वाइब्रेशन मोशन बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है जो ये आउटर फ्लोइंग करंट को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। कहने से मुराद ये है कि अगर मैं मेटल्स में बात कर रहा हूँ तो मेटल्स में विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ क्या होगा जी, वाइब्रेशन मोशंस बढ़ेंगी। वाइब्रेशन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो वाइब्रेशन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये इंक्रीज हो जाएंगे मेटल्स में। और वाइब्रेशन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने से मुराद क्या है कि भाई पीस ऑफ मेटल की रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देगी। सो आपके पास तरतीब रहेगी कि अगर आप मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशंस, वाइब्रेशंस मोशन बढ़ेंगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें फॉर सेमीकंडक्टर्स तो उसमें क्या होता है भाई, देखें सेमीकंडक्टर्स की जो फिजिक्स है वो ज़रा डिफरेंट है। उसमें जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो ऑलरेडी कार्बन या आप सिलिकॉन की अगर बात कर लें तो अपने नेबरिंग, फर्ज कर लें अगर हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो जो एक सिलिकॉन का एटम है वो अपने नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाकर बैठा होता है। लेकिन जो ही आप उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं तो वो कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, और हर कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। सो एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक, कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, जो शुरू में नहीं थे। जब टेम्परेचर कम था तो कोई भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं थे, चार्ज कैरियर्स ही नहीं थे, इसलिए कंडक्शन ही नहीं हो रही थी। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर कोवलेंट बॉन्ड्स टूटे हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं, जिसकी वजह से अब कंडक्शन शुरू होगी। और कंडक्शन शुरू होने से मुराद क्या है कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है पीस ऑफ सेमीकंडक्टर की अब रिड्यूस कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का बढ़ जाना मेटल्स के लिए, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ रेजिस्टेंस का कम हो जाना सेमीकंडक्टर्स का बिहेवियर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, रेजिस्टर्स को पढ़ लेने के बाद, ओहम्स लॉ को समझ लेने के बाद अगली चीज़ ये है कि हम उन रेजिस्टर्स को अपने सर्किट्स में कितने तरीक़ों से अटैच कर सकते हैं। तो किसी भी रेजिस्टर को हम सर्किट में 2 तरीक़ों से, 2 कॉम्बिनेशंस में अटैच कर सकते हैं। एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और दूसरा हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो बारी बारी इन कॉम्बिनेशन की हम कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा कि आपको सामने फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3 जिनको सीरीज में अटैच किया गया, और एक 20 वोल्ट्स की बैटरी इन सबको एनर्जी सप्लाई कर रही है। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि जब आप यहाँ पर 20 वोल्ट्स की एक बैटरी अप्लाई करते हैं तो 20 वोल्ट्स की बैटरी जो करंट सप्लाई करेगी, सबसे पहले वो करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से R1 रेजिस्टेंस में एंटर होगा, वही करंट R2 में, वही करंट R3 में, और वही सर्कुलेट होता हुआ बैटरी पर आकर ख़त्म होगा। मींस बैटरी ने जो यहाँ पर करंट सप्लाई किया हुआ है वो इस तरह से सर्कुलेट करता हुआ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक आएगा, और सर्किट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, बैटरी हो, स्विच हो, रेजिस्टेंस R1, R2, R3, उन सब में से सेम वैल्यू ऑफ करंट पास कर रहा है। और यही सबसे पहली और बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि सीरीज सर्किट में करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स हमेशा सेम रहता है। लेकिन जो पोटेंशियल के डिफरेंसेस हैं, वोल्टेजेस हैं, वो ज़रूर डिवाइड होंगे कि आपने यहाँ पर जो पोटेंशियल 20 वोल्ट्स की बैटरी लगाई है उसका कुछ हिस्सा R1, कुछ R2 और कुछ हिस्सा R3 में जाएगा। किसके अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज जाएगा, किसके अक्रॉस कम वोल्टेज जाएगा, वो रेजिस्टर की वैल्यू पर डिपेंड करता है। क्योंकि सर्किट में तमाम एलिमेंट्स में से गुजरने वाला करंट सेम है, सो वोल्टेज इज ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टर। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसके अक्रॉस उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा। इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझने के लिए हम इन रेजिस्टेंसेस को कुछ वैल्यूज असाइन कर देते हैं। R1 की जो हम वैल्यू यहाँ पर कंसीडर करने के लिए जा रहे हैं, दिस में भी 10 ओहम, R2 में भी 20 ओहम एंड R3 में भी 30 ओहम। R3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, R2 की कुछ कम और R1 की सबसे कम मैंने कंसीडर की है। तो अगर इस एतबार में मैं देखूँ तो अब वोल्टेजेस की डिस्पर्शन कैसे होगी। अगर मैं वोल्टेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात करूँ तो ये बात तो अपनी जगह पर ठीक है कि सोर्स जितना अप्लाई कर रहा है उसका कुछ हिस्सा पहले, कुछ हिस्सा दूसरे और कुछ हिस्सा तीसरे रजिस्टर पर जाएगा, और इन तीनों वोल्टेजेस को सम कर लें तो सोर्स वोल्टेज के बराबर भी होंगे। लेकिन V1, V2, V3 में तरतीब क्या होगी, तो बेटा याद रखें क्योंकि R3 रजिस्टर सबसे ज़्यादा है इसलिए V3 वोल्टेज सबसे ज़्यादा होगा,
V2 कुछ कम और V1 वोल्टेज सबसे कम रहेगा। तो जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू में तरतीब है वही उनके दरमियान डिवाइड होने वाले पोटेंशियल की वैल्यूज में भी रेशियो रहेगी। V3 इज मैक्सिमम, V2 अ लिटिल स्मॉलर, V1 इज द लीस्ट वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर। इसके बाद बारी आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो सीरीज सर्किट में एक चीज बड़ी आसान है कि अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती क्या बेटा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मुराद है कि जो तीनों सर्किट में रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, अगर आप इन तीनों रेजिस्टेंस को उतार कर इनकी जगह एक सिंगल रेजिस्टर लगाना चाहते हैं, और वो जो सिंगल रेजिस्टर है ऐसा रेजिस्टर होना चाहिए कि उस एक रेजिस्टर का इफेक्ट इन तीनों के कंबाइन इफेक्ट के बराबर होना चाहिए, तो जो सिंगल वैल्यू रेजिस्टर होगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टर कहलाएगा। ठीक है जी। और वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका फार्मूला क्या है? सर्किट में सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं अगर आप उनको सिंपली ऐड कर लें तो उसका जो आंसर है वो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे देता है। अच्छा, हमारे पास यहाँ इस सर्किट में सिर्फ 3 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। अगर n वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस होती तो भाई 2 हो, 4 हो, 10 हो या 10,000 हो, सबको आपने सिंपली ऐड करना होता है। सो फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ n सीरीज रेजिस्टेंसेस इट कैन बी रिटन एज R1 प्लस R2 प्लस R3, और आप इसको ऐड करते चले जाएंगे कहाँ तक? जहाँ तक n रेजिस्टर्स पूरे नहीं हो जाते। तो अगर n रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हुए हैं तो आप उन सबको ऐड करते चले जाएं। यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है बेटा, जब आप किसी रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वो 2 हो, 4 हो, 10 हो, तो जब आप बहुत सारे रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्योंकि ऐड होकर आती है। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप डिवाइसेस को, रेजिस्टेंसेस को सीरीज में अटैच कर रहे हैं तो उनकी ओवरऑल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअली किसी भी एक रेजिस्टर से जिसको आपने सीरीज में जोड़ा था हमेशा ज्यादा हुआ करेगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन R1, इट इज ग्रेटर देन R2, ग्रेटर देन R3, हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा है, और ओवरऑल रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट में हमेशा बढ़ा करती है। अगर आप n रेजिस्टर सेम वैल्यू के अटैच कर दें, यहाँ पर तो डिफरेंट वैल्यू के है ना, अगर सेम वैल्यू के होंगे तो R1, R2, R3 इन सब की वैल्यू सेम होगी, मे भी 10 हो, तो मैं इनको R लिख सकता हूँ। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस केस में आपके पास क्या बन जाएगी? देखें, अगर ये सारे के सारे सेम वैल्यू के हों तो n रेजिस्टेंस है और सबकी रेजिस्टेंस R है, तो मैं लिख सकता हूँ n टाइम्स R, मतलब R वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को मैंने n टाइम्स ऐड किया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। ये इसका शॉर्टकट फार्मूला है। अगर सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हो तो आप जितनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं उसको एक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। लास्ट थिंग, पावर डेसिपेशन, कि अगर ये 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो किसके अक्रॉस पावर डेसिपेशन सबसे ज़्यादा होगी, किसके अक्रॉस कम होगी और किसके अक्रॉस सबसे कम होगी, उसको डिटरमिन करने का तरीक़ेकार क्या है बेटा? सीरीज सर्किट में पावर डेसिपेशन का जो फार्मूला होता है वो है हमारे पास P = I²R। और क्योंकि ये बात हम पढ़ चुके हैं कि सीरीज सर्किट में करंट तो चेंज नहीं होना, तो इस बात का मतलब क्या है कि यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि पावर डेसिपेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है उसी में सबसे ज़्यादा पावर डेसिपेट होगी, और इस एतबार से पावर डेसिपेशन इन द थर्ड रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, इन द सेकेंड वन अ लिटिल लोअर, और सबसे कम पावर डेसिपेट हो रही है फर्स्ट वाले रेजिस्टर में क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम है। ये 30 ओम का था, ये 20 ओम का था, ये 10 ओम का था। तो जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू है पावर डेसिपेशन भी उसी अंदाज में एडजस्ट हो जाएगी। यही सारे के सारे फैक्टर्स हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी स्टडी कर लेते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कि सेम V वोल्ट्स की बैटरी है, सेम स्विच कनेक्टेड है, लेकिन अब रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एक ही पाथ में कनेक्टेड नहीं है, 3 डिफरेंट पाथ्स के अंदर कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन की सूरत में। यहाँ पर भी हम इनको वैल्यूज असाइन कर लेते हैं। R1 में भी आपके पास 10 ओम है, R2 आपके पास 20 ओम है, और R3 30 ओम की रेजिस्टेंस है आपके पास। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है हमारे पास, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट यहाँ पर डेवलप होगा, जिसमें भी करंट आई, और ये करंट आई जब इस पॉइंट ए पर पहुंच जाएगा बेटा, तो क्योंकि अब एक पाथ में 3 डिफरेंट रास्ते हैं तो ये करंट आई डिवाइड हो जाएगा, कुछ I1 में जाएगा, कुछ दूसरे रास्ते I2 से पास होगा, और बाकी बच जाने वाला करंट I3 वाले पाथ में से ट्रेवल करेगा। ठीक है, सो करंट इज बेसिकली डिवाइडेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेकिन जो टोटल करंट था क्योंकि वही I1, I2, I3 में डिवाइड हुआ है, सो I = I1 + I2 + I3, इनका सम अगर आप कर लें तो टोटल करंट I बन जाएगा। और ये तीनों करंट आप देख रहे हैं कि पॉइंट बी पर आकर दोबारा से इकट्ठा हो रहे हैं,
तो पॉइंट बी से आगे जो करंट बेटा जी फ्लो हो रहा है इट इज वंस अगेन आई, क्योंकि तीनों करंट ऐड होंगे दोबारा करंट आई बन जाएगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होगा। सो पैरेलल पाथ में अगर बात की जाए तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और किस पाथ में कितना करंट जाएगा इसका फैसला कौन करेगा बेटा, सबके अक्रॉस, क्योंकि पैरेलल में अटैच है तो पोटेंशियल का डिफरेंस तो सेम ही है। बैटरी ने अगर वी वोल्ट सप्लाई किए थे ना तो इसके अक्रॉस भी वी वोल्ट्स हैं, इसके अक्रॉस भी वी वोल्ट्स हैं, इसके अक्रॉस भी वी वोल्ट्स हैं, पोटेंशियल इज द सेम, करंट चेंज है। अगर पोटेंशियल को सेम रखें तो करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशनशिप है बेटा, ये देखिए बाय ओम्स लॉ हम इस बात को जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। अगर V सेम है तो आप ये देखना चाहते हैं कि किस में से ज्यादा करंट गुजर रहा है, तो भाई जिस रेजिस्टर की वैल्यू कम है उसमें से ज्यादा करंट गुजरेगा। तो कीपिंग द पोटेंशियल सेम करंट एंड रेजिस्टेंसेस आर इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है जी। तो अगर मैं 10, 20 और 30 ओम रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ इस एतबार से, 10 ओम रेजिस्टेंस में से सबसे ज़्यादा करंट, 20 में से कुछ कम और 30 में से सबसे कम करंट फ्लो करेगा। तो करंट की तरतीब क्या होगी, ओवर हियर I1 इज द मैक्सिमम, I2 इज लिटिल लेसर एंड I3 इज हैविंग द लीस्ट वैल्यू, लेकिन इन तीनों करंट की वैल्यूज का जो सम होगा वो I के बराबर आएगा, दैट इज द टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। जहां तक ताल्लुक रहा है इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐड करके तो निकाली जाती है लेकिन 1 ओवर की फॉर्म में, मतलब 1 ओवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 की सूरत में इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तो 3 होंगी जिस तरह के हमारे सर्किट में, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, और अगर 3 से ज्यादा हो, 10 हो, 15 हो, 10,000 हो, n वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स हो, तो फिर क्या किया जाएगा। इस सूरत में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपको निकालने के लिए कह दी जाए तो जितने रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है 1 ओवर की फॉर्म में आप उनको ऐड करते जाए, R2 R3 प्लस 1 ओवर R4, और इसी अंदाज में ऐड करते करते आपने Rn तक जाना है, तो फिर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर ये n के n रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हो जाए, मतलब R1 की जगह भी R, यहाँ भी R लिख दें, यहाँ भी R लिख दें, यहाँ भी R लिख दें, यहाँ सारे रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं, वे भी हैविंग द R ओम, तो फार्मूला क्या बनेगा ये देखें, 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 ओवर R, हर जगह 1 ओवर R है, और कितनी बार 1 ओवर R है, क्योंकि n रेजिस्टर्स से तो n टाइम्स है। यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय n, ये ले जी सिंपल सा फार्मूला आ गया हमारे सामने। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका कि जो रेजिस्टेंस सारी की सारी पैरेलल में लगी हुई है, सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, उनमें से किसी एक रेजिस्टर को लिखें और टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस पर डिवाइड करें तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे बासानी। इसके अलावा बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक शॉर्टकट भी हमने याद रख लेना, इस बात को बड़े गौर से आप समझ लें कि अगर फर्ज कर लें 2 रेजिस्टेंसेस है जो पैरेलल में अटैच है, ये देखें जी, ये कोई रेजिस्टेंस है R1 और इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस है R2, ये इस तरीके से पैरेलल में अटैच है, और आपसे कहा जाता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएं। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये देखिए, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, बस यहीं पर रुक जाएंगे क्योंकि 2 रेजिस्टेंस है तो 2 ही टर्म्स लिखनी पड़ेंगे। अच्छा, इसका जरा एलसीएम लेकर हम सॉल्व करते हैं, ये देखिएगा बेटा जरा, एलसीएम क्या आ जाएगा, R1 R2, और एलसीएम को सॉल्व करें तो R2 प्लस R1 बनते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर R इक्विवेलेंट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा जी, R1 R2 न्यूमिनेटर में चला जाएगा और R1 प्लस R2 का जो सम है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो दिस इज द फार्मूला, ये हमारे पास बेटा जी फार्मूला आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। और ये क्या शो कर रहा है कि अगर 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो, उनकी इक्विवेलेंट निकालनी है तो प्रोडक्ट बाय सम, मतलब उन दोनों रेजिस्टेंसेस को न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर में उन्हीं दोनों को ऐड करें, तो जो रेशो आप लेंगे वो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में बता देगी। इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, दिस इज प्रोडक्ट बाय सम, शॉर्टकट भी इसका याद रख लें, दिस इज प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, मतलब न्यूमिनेटर में दोनों रेजिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में ऐड करना है, डिवाइड करेंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी प्रोडक्ट बाय सम की सूरत में। सीरीज में क्या करेंगे, सीरीज में तो सिंपली ऐड हो जाएगा। अच्छा, पावर डेसिपेशन के हवाले से बात याद रखें कि पैरेलल सर्किट में पावर डेसिपेशन का फार्मूला होता है V² डिवाइडेड बाय R। अब वोल्टेज तो सेम है पैरेलल सर्किट में, इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V, जितना बैटरी ने अप्लाई किया, तो वोल्टेज तो सेम है। तो इस बात से क्या पता चला भाई, जो पावर है इट इज बेसिकली इनवर्सली रिलेटेड टू
रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब रेजिस्टेंस जो लीस्ट वैल्यू की होगी उसमें ही सबसे ज़्यादा पावर डेसिपेट हो रही होगी, और जो हमने वैल्यूज असाइन कर रखी हैं उसके मुताबिक सबसे कम जो पावर डेसिपेट होगी वो P3 में, उससे ज़्यादा पावर डेसिपेट होगी P2 में, और सबसे ज़्यादा पावर डेसिपेट होगी P1 में, क्योंकि P1 रेजिस्टेंस R1 को देखें ना, उसकी वैल्यू सबसे कम है, तो उसी में सबसे ज़्यादा पावर डेसिपेट होगी। तो जिसकी रेजिस्टेंस कम उसमें ज़्यादा पावर डेसिपेट होगी अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, जो टॉपिक्स अभी हमने पढ़े हैं, जो पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको डायग्राम की सूरत में यहाँ पर दिखाया गया। एक सर्किट है जिसमें काफ़ी सारे रेजिस्टेंसेज यहाँ पर कनेक्टेड है, और पॉइंट ए और बी यहाँ पर शो किए गए हैं, और आपसे पूछा गया है कि पॉइंट ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस कितनी है। अब अगर हम इसी तरह से सर्किट को देखें तो डिटर्मिन करना ज़रा मुश्किल लग रहा है, पैरेलल सीरीज का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा सही तरीके से। तो इस सर्किट को अगर हम ज़रा रीड्रॉ कर लें तो हमारे लिए इसको देखना आसान हो जाएगा। तो ये देखें, अगर यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट ए है और यहाँ पर मेरे पास पॉइंट बी है, तो सबसे पहले देखिए पॉइंट ए और बी के दरमियान में मैंने 10 ओम की एक रेजिस्टेंस लगा रखी है। तो ये देखें, पॉइंट ए से बी के दरमियान में मैं सबसे पहले तो 10 ओम की एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देता हूँ। फिर ये देखें, पॉइंट ए से 5 ओम और 5 ओम की दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में जो इस पॉइंट पर अटैच हो रही, ठीक है। तो ये देखिए जी, पॉइंट ए से मैं करता ये वाला काम हूँ कि एक पाथ लेता हूँ, ठीक है, और इसमें दो 5 ओम की रेजिस्टेंसेस को मैं सीरीज में अटैच कर देता हूँ। मतलब ये भी 5 ओम है और ये भी 5 ओम है। और ये देखिए, जो दोनों 5 ओम है, इनके पैरेलल में, इन दोनों के पैरेलल में 10 ओम अटैच है। तो ये इनके पैरेलल में 10 ओम की एक और रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है। और ये वो वाला पॉइंट हो गया जहां पर ये दोनों आपस में आकर मिल रहे हैं, ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है। अब देख लें, इस पॉइंट से लेकर बी पॉइंट के दरमियान में 5 ओम की रेजिस्टेंस है। तो इस पॉइंट से लेकर 5 ओम की रेजिस्टेंस लगाएं और इसको पॉइंट बी पर लाकर कनेक्ट कर दें। दिस इज 5 ओम रेजिस्टेंस। तो ये सर्किट आपके सामने आ गया जिसको हमने मॉडल करना है। अब ये देखिए, 5 ओम इन सीरीज विद 5, ये 10 हो जाएंगी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 10 बनेगा, और 10 के साथ पैरेलल में लगी हुई है। मतलब सर्किट का ये जो इतना हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये जो मैंने सर्कल किए 10 ओम इन पैरेलल विद 10 ओम, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? देखिए, अगर दो रेजिस्टर्स, मतलब ऊपर वाले की कंबाइन 5 × 5 10 बन जाएगी, और इसके साथ आपने ये वाली जो 10 है ये पैरेलल में लगा रखी है, तो इसकी रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखिए, ये ऐसे है कि जैसे आपने 10 ओम की दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाया, सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगी हो तो निकालने का तरीके का मैंने आपको बताया था। इनकी इक्विवेलेंट कितनी बनेगी? अगर सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो किसी एक को लिख लें और टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस पर डिवाइड कर दें। ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो 2 हैं, मतलब इनकी इक्विवेलेंट कितनी बन जाएगी? 5 ओम। तो ये जो मैंने रेड में इंसर्कल किए, इतने पूरे हिस्से की रेजिस्टेंस आपके पास आ रही है 5 ओम। सर्किट को रीड्रॉ करें। इस सर्किट को जब मैं यहाँ पर रीड्रॉ करूंगा तो सिचुएशन क्या बन रही है? 5 ओम सीरीज में है 5 ओम के साथ, ये देखिए 5 ओम इन सीरीज विद 5 ओम, और ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं किसके साथ? 10 ओम के साथ। और यहीं पर आपके पास पॉइंट ए और बी अटैच भी है। सो ये 5 है, ये 5 है और ये 10 है। तो देखिए 5 और 5 10, और 10 के साथ फिर से पैरेलल में, तो 10 और 10 का पैरेलल कितना बनता है? 5 ओम बनता है। मतलब रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं पॉइंट ए और बी के दरमियान जो 10 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वंस अगेन वो 5 ओम की सूरत में आकर बनेगा, और यही पॉइंट ए और बी के दरमियान फाइनल रेजिस्टेंस भी रहेगी। तो ए बी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम की सूरत में हमारे पास आ जाएगी। जो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, उसको आप देख सकते हैं कि सीरीज में 100 ओम और 500 ओम की दो रेजिस्टेंसेस R1 R2 कनेक्टेड हैं 20 वोल्ट्स की बैटरी के साथ। आपसे पूछा गया है पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टेंस R1 P1, पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टेंस R2 इज P2, इन दोनों की रेशो कितनी होगी? रेशो निकालें। तो भाई सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमने ये पढ़ा था कि पावर डेसिपेशन का फार्मूला होता है I²R, और सीरीज सर्किट में क्योंकि करंट सेम रहता है, मतलब पावर इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाय R2। ठीक हो गया? तो R1 की वैल्यू 100 है और R2 की वैल्यू 500 है। सो 100 ओम डिवाइडेड बाय 5
100 ओम। जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू रेशियो आएगी वही पावर की रेशियो हमारे पास बनने जा रही है। सो किस तरह से कैंसिल आउट होगा, ओम से ओम जाएगा, 101 पर और 105 पर 500 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो सिंप्लीफाइड रेशियो आपके पास 1:5 की सूरत में बन जाएगी। अल्फा इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। इससे आगे दो बड़े टिपिकल किस्म की केसेस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन की सूरत में। ये अलग से सवाल पूछे जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 बल्ब है जिनको मैंने सीरीज में अटैच किया और यहाँ पर रेड में मैंने उनकी पावर रेटिंग लिखी। दीज आर द पावर रेटिंग्स है। अब पावर रेटिंग जब आप किसी बल्ब को परचेज करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को परचेज करने के लिए शॉप पर जाते हैं, तो आप उसकी पावर रेटिंग बताते हैं कि आपको 100 वाट का बल्ब चाहिए, 200 वाट का बल्ब चाहिए। याद रखिएगा पावर रेटिंग और पावर कंज्यूम में फ़र्क है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि जो पावर रेटिंग बताई गई है, इस पावर रेटिंग को देखकर क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, किसका ग्लो ज़्यादा होगा या किसका ग्लो कम होगा। तो बेटा एक बात याद रखिएगा कि ज़्यादा ब्राइटनेस उसी बल्ब की होती है जो ज़्यादा पावर यूज़ कर रहा होता है, ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा होता है। अब सीरीज सर्किट में पावर कंजम्पशन का फार्मूला हम देख चुके हैं। सीरीज सर्किट में अगर पावर कंज्यूम्ड की बात की जाए, कंज्यूम्ड जिसको हम पावर डेसिपेशन भी बोलते हैं, तो उसका फार्मूला है आई स्क्वायर आर। मतलब जो पावर कंज्यूम्ड है, करंट तो सेम ही रहेगा ना आई स्क्वायर आर फार्मूले में, करंट सब में से सेम है। तो पावर कंज्यूम्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ये एक रिलेशनशिप हो गया हमारे पास। अच्छा, अब जो दूसरी चीज मैं बोल रहा हूँ पावर रेटिंग, ये क्या चीज है भाई? पावर रेटेड या पावर रेटिंग? पावर रेटिंग से मुराद ये है कि किसी डिवाइस में पावर कैरी करने की एबिलिटी कितनी है। मतलब फर्ज कर लें आपके पास एक वायर है और अगर वो थिक वायर है तो हम ये बात जानते हैं कि थिक वायर में से ज़्यादा करंट गुजरने की एबिलिटी होती है। जो बल्ब होता है, बल्ब के बीच में भी एक फिलामेंट ही लगा होता है, फिलामेंट इज जस्ट लाइक अ वायर, और अगर वो थिक वायर है तो वो ज़्यादा करंट कैरी कर सकती है, उसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी। तो थिक वायर की पावर रेटिंग ज़्यादा होती है और थिक वायर की रेजिस्टेंस कितनी होती है आप जानते हैं कि अगर किसी वायर की थिकनेस बढ़ जाए तो उसकी रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। कहने से मुराद क्या है? पावर रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ वायर। अगर किसी वायर की थिकनेस ज्यादा है तो इस बात का मतलब क्या है कि उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा जी? कम हो जाएगी। तो देखें यहाँ पर दो बातें पता चलती हैं कि जो रेटेड पावर है वो रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो पावर कंज्यूम्ड है वो सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इनका आपस में कैसा रिलेशनशिप होगा जरा गौर से देख लें। पावर कंज्यूम्ड रेजिस्टेंस के डायरेक्टली, पावर रेटिंग रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों का इनवर्स बिहेवियर आ रहा है रेजिस्टेंस के साथ, और यही वजह है कि आपस में भी अगर इनके बिहेवियर की बात करूं तो सीरीज सर्किट में पावर कंज्यूम्ड इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड। मतलब, और ये जो पावर कंज्यूम्ड है यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ब्राइटनेस की। जो ज्यादा पावर कंज्यूम करती है उसी की ब्राइटनेस ज्यादा होती है। ब्राइटनेस वही ज्यादा बल्ब ग्लो करता है। तो अब हमने सीरीज सर्किट में अगर बात करें तो ये हमारे पास कंक्लूजन आ गया है सारे का सारा। मतलब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किस बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी तो आप ये देखिए पावर कंज्यूम कौन ज्यादा कर रहा है। तो पावर कौन ज्यादा कंज्यूम करेगा? जिसकी पावर रेटिंग कम होगी। तो इनमें से देखिए 100, 200, 300, 100 वाट वाले की पावर रेटिंग सबसे कम है, इसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी क्योंकि सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है जी। तो इस केस में जो 100 वाट वाला बल्ब है इसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी, B1, ठीक है। तो सीरीज सर्किट के लिए हमने क्या कंक्लूजन याद रखने बेटा? उस बल्ब की ज्यादा ब्राइटनेस है जिसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा है, और पावर कंजम्पशन किसकी ज्यादा है? जिसकी पावर रेटिंग कम होगी फॉर द सीरीज सर्किट। पैरेलल सर्किट में अगर बात करूं तो रेटेड पावर का रिलेशनशिप तो यही रहेगा, मतलब पावर रेटिंग और रेटेड पावर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द रेजिस्टेंस। लेकिन पैरेलल सर्किट में पावर कंजम्पशन का फार्मूला या पावर डेसिपेशन का फार्मूला क्या होता है जी? पैरेलल सर्किट में V स्क्वायर बाय R होता है और V तो सेम रहता है, मतलब पावर कंज्यूम्ड इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। पैरेलल सर्किट में पावर रेटिंग भी रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर कंज्यूम भी रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस के साथ दोनों का बिहेवियर एक जैसा है। यही वजह है कि बेटा पैरेलल सर्किट की अगर मैं बात करूं तो उसमें पावर रेटिंग और पावर कंज्यूम्ड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पावर कंज्यूम्ड और पावर डेसिपेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड।
ठीक है, तो ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा है, और पावर कंजम्पशन पैरेलल में किसकी ज़्यादा है? जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा है। तो पैरेलल में अगर बल्ब इस तरीके से अटैच हैं तो जिस बल्ब की पावर रेटिंग सबसे ज़्यादा है वही सबसे ज़्यादा ग्लो प्रोड्यूस कर रहा होगा, वही सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।